वेलकम ऑल बच्चों। आज मैं बिल्कुल शुरू की चीज़ तुमको बता रहा हूँ। तुम लोग ने स्कूल के ज़माने ही से सुनना शुरू कर दिया होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब इलेक्ट्रिकल सर्किट तुमने शुरू किया होगा तो नाम सुना होगा ओम्स लॉ। बिल्कुल बेसिक बात। अब ओम्स लॉ का जो कंसेप्ट है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा। अब तुम सोचो कि 1979 से मैं मुस्तकिल मशीन्स पढ़ा रहा हूँ। कितना हो गया? 24 और 21 45 साल हो गया। अक्सर क्लास में मैंने ओम्स लॉ के बारे में पूछा तो मुझे सही जवाब नहीं मिला। मैं पूछा था कि स्टेट ओम्स लॉ। तो अब इसका जवाब सुनने में आया कि सर, वी वेरीज आई, कोई बोले आई वेरीज वी, कोई बोले कि सर दोनों तो एक ही बात है, इसलिए कि आई इज इक्वल टू वी बाई आर कहिए या वी इज इक्वल टू आई इंटू आर कहिए, एक ही चीज़ होती है। अच्छा, बहुत सारी किताबों ने भी कुछ इस किस्म से लिखा है कि बच्चों को कंसेप्ट समझ ही में नहीं आता कि है क्या। वो आज मैं तुमको बताना चाहता हूँ। देखो, स्टेट ओम्स लॉ जब हम इंटरव्यू में पूछते हैं तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तुम सुनो। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ओरिजिनली क्या है। वो क्या है? सुनो गौर से। किताबें मिल जाएगा तुमको, और अगर नहीं तो नोट कर लेना, मेरे ऑडियो बार बार सुन लेना। देखो, the physical conditions remaining constant, mainly the temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends. ये है ओरिजिनल ओम्स लॉ। मतलब I वेरीज V, जो ओम्स लॉ है वो I वेरीज V है। समझ गए? अब I वेरीज V का क्या मतलब है, मैं तुमको अब बोर्ड पे दिखाता हूँ। मैं ओम्स लॉ की बात कर रहा हूँ। लिख देते हैं ऊपर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ओम्स लॉ है दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट। मतलब हमारे कहने का है कि आई, जो कि करंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेरीज एज वी के। आई करंट है, वी वोल्टेज है। सिंपल बात है, तुम लोग सब जानते हो। अब इसमें जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमने लगाया तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिखा। यही जनरल हम लोग लिखते हैं, जी इंटू वी नहीं लिखते हैं। जी, जी जाहिर है कंडक्टेंस हो जाता है, आर रेजिस्टेंस होता है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिखते हैं। अब जब तुम आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिख देते हो तो इसका मतलब है ना कि वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। मैथमेटिकली वाई इज इक्वल वी इज इक्वल टू आई इंटू आर हो गया ना। अब चूंकि आर कांस्टेंट है तो तुम कह सकते हो कि वी वेर इज आई।
बात एक ही है, यहीं से निकला। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इस बात को लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं। देखो, जब हम पहले लिखते हैं आई वेरीज वी, तो इसका मतलब होता है करंट इज प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब करंट डिपेंडेंट वेरिएबल है और वी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ गए? लेकिन जब तुम वी वेरीज आई लिखते हो तो इसका मतलब है कि वोल्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन आई। ओरिजिनल जो ओम का लॉ था वो आई वेरीज वी था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टेटमेंट में तुमको कहना पड़ेगा कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across it। समझ गए? अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर बात तो एक ही है। एक बात नहीं है। मैं अक्सर क्लास में बच्चों को समझाता था कि आई वेरीज वी और वी वेरीज आई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्क क्या है, इसको समझो। मान लो एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं। पहला स्टेटमेंट यह है कि आपकी शक्ल, आपका चेहरा कैटरीना कैफ से मिलता है। समझ गए? आपका चेहरा कैटरीना कैफ से मिलता है। एक स्टेटमेंट यह है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि कैटरीना कैफ का चेहरा आपसे मिलता है। दोनों का फर्क समझ में आएगा? भाई कैटरीना कैफ सेलिब्रिटी है, वो समझो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आपका चेहरा उससे मिलता है, मतलब आप डिपेंडेंट है उसके चेहरे पर। मतलब महान आत्मा है कैटरीना कैफ, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब आप चेंज कीजिएगा, जब वो चेंज होगा तो आप चेंज हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या था? कैटरीना कैफ की शक्ल आपसे मिलती है, इसका मतलब यह कि आप महान हैं। कैटरीना कैफ की शक्ल आप पर डिपेंड कर रही है। फैक्ट क्या है कि हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, तुम छोटे मोटे आदमी हो, तुम्हारी शक्ल कैटरीना कैफ समान में मिल रही है, किसी लड़की की, मर्द की नहीं। यह फर्क आई वेरीज वी और वी वेरीज आई, इसको अभी से तुम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि कौन किस पर डिपेंड करता है। वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओम्स लॉ में वी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और आई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। आई करंट है, ये वी पर डिपेंड करेगा। ओरिजिनल जो फॉर्म था वो यही था ओम्स लॉ का। इसके लिए तुम लोग जरा खासतौर से इंटरव्यूज में होशियार रहना। पुराने लोग सवाल पूछेंगे, तुम अगर वी वेरीज आई कह दोगे या कह दोगे कोई फर्क नहीं है सर, तो फिर तुम फंसोगे। समझ गया? आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है? आई वेरीज वी, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अब नेचुरली इससे ड्राइव रिलेशनशिप है कि वी इज इक्वल टू आई आर। इसीलिए जब हम लोग एक करंट को फ्लो कर रहा हुआ दिखाते हैं किसी रजिस्टर में, तो दिखाते हैं कि जब करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप उसके क्रॉस होगा वो आई इंटू आर होगा, और उससे लोग कहते थे कि ओम्स लॉ है। जी नहीं, ओम्स लॉ जो ओरिजिनल है वो आई इज इक्वल टू वी बाई आर है। समझ गए? दोनों का फर्क समझे? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इसी से
एक बात बिल्कुल कंसेप्ट वाइज तुम समझ लो। मान लो कि हमारे पास एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। ये मान लो कि एक वोल्टेज सोर्स है हमारा, ये वेरिएबल है। बैटरी ले लेते हैं। हालांकि बैटरी का सिंबल है। बैटरी का प्लस ये है, इसका वोल्टेज मान लो कि V है। और मान लो कि ये वेरिएबल वोल्टेज है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, कंटिन्यूसली वेरिएबल है। और इसके सर्किट में डीसी है, मान लो कि हमने एक आम मीटर लगा दिया। एक आम मीटर लगा दिया। करंट मेजर करने के लिए जाहिर है इसकी पोलैरिटी प्लस इधर होगी, इसलिए करंट इधर से चलेगा। और यहाँ हम एक रेजिस्टर लगाते हैं। रेजिस्टर का मान लो कि जो रेजिस्टेंस है वो R है। रेजिस्टेंस R है। और ये भी वेरिएबल है, ये रेजिस्टेंस भी वेरिएबल है। ये सर्किट हो गया। तो नेचुरली करंट बैटरी से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा। ये डायरेक्शन करंट का होगा, रजिस्टर में ऐसे जाएगा। और यहाँ पर हम मेजर कर रहे हैं I, ये करंट का मेजरमेंट है। अब दोनों वेरी कर सकता है। नेचुरली ये जो अमीटर की रीडिंग है वो चेंज करेगी। V को चेंज करो तो भी चेंज करेगी, R को कांस्टेंट रखो, V को चेंज करे, करंट अमीटर में चेंज करेगा। और अगर V को कांस्टेंट कर दो और R को चेंज करो तो भी I चेंज होगा। तो सवाल यह है कि अगर हमको बिल्कुल स्मूथ वेरिएशन चाहिए अमीटर की रीडिंग का, बिल्कुल ग्रेजुअल, एब्रप्ट नहीं, तो हम किसको चेंज करें? किसी एक को चेंज करना है, आइदर V और R। समझ गए? ये सवाल मैंने बहुत मर्तबा लैब में बच्चों से पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। ज़्यादातर बच्चे कहते थे कि सर रियोस्टेट को चेंज कर दीजिए, और यही वो लोग करते थे लैब में भी। पावर सिस्टम लैब में रिले की लोग टेस्टिंग कर रहे थे, आईडीएमटी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह कुछ खींच रहे थे। तो ऑटो ट्रांसफार्मर को भी वो चेंज कर रहे हैं और रियोस्टेट को भी चेंज कर रहे हैं करंट की रीडिंग को देखने के लिए। तो मैंने जाके पूछा कि बेटा तुमको अगर रीडिंग लेनी है और ग्रेजुअल रीडिंग लेनी है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके लेना है, ग्रेजुअल स्मूथ वेरिएशन करना है,
तो तुम क्या करोगे? वी को करोगे कि आर को करोगे? किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई यकीन नहीं आएगा। फिर मैंने बहुत सारे टीचर्स से पूछा, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। उसकी वजह यही है कि कंसेप्ट नहीं है हम लोगों के पास। अब मैं तुमको बताता हूँ, गौर से देखो। v इज इक्वल टू i इज इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल आई ना बेटा, i है v बाई आर, ये तुम जानते हो। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के। कब? जब r कांस्टेंट है, व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ द लोड इज कांस्टेंट, व्हेन r इज कांस्टेंट। अब तुम गौर करो, i वेरीज v, ये लीनियर रिलेशनशिप है ना। तो अगर इसका ग्राफ हम तुमको प्लॉट करने कहें, नेक्स्ट पेज पर हम खुद दिखाते हैं। मान लो कि हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल v है जो इधर प्लॉट हो रहा है, ये v है और ये i है। i वेरीज v का मतलब कि ये एक लीनियर कैरेक्टरिस्टिक है, लीनियर है। i वेरीज v तुम जानते हो, i इज इक्वल टू v बाई आर, तो 1/r उसका ग्रेडियंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप की हो गई। इसका जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू 1/r। तो बिल्कुल स्मूथ वेरिएशन है ना, लीनियर है, यही चाहिए। और अगर तुम लिखते इसको ऐसे, i इज इक्वल टू v बाई आर, रिलेशनशिप तो ऑलमोस्ट यही बताता है। अब तुमको समझ में आ जाएगा कि अगर v कांस्टेंट है और r को आप चेंज कर रहे हैं, समझ गए? मतलब r अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने कर दिया, तब क्या होगा? व्हेन v इज कांस्टेंट। मतलब अब i वेरीज 1/r। अब इसका जो प्लॉट खींचोगे वो इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक होगी कि नहीं? देखो, तो मान लो कि i इधर खींचते हो और r इधर खींचते हो, i इधर है। अब ये इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक जानते हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, ये इस किस्म से आएगी।
मतलब है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक है ना। तुम देखोगे कि आर को तुम जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, करंट बहुत तेजी से कम होता चला जाएगा अगर वी कांस्टेंट है, और बाद में जा करके करंट का वेरिएशन ऑलमोस्ट बहुत थोड़ा थोड़ा होता चला जाएगा। तो नेचुरली इसको तो आप स्मूथ वेरिएशन नहीं कहेंगे ना। इसको तुम लैब में करके देखना, अगर मौका मिले तो जरूर करके देखना। एक ऑटो ट्रांसफार्मर ले लेना और एक रियोस्टेट ले लेना, अमीटर लगा लेना, और एसी में चेक कर लेना। एसी में चेक कर लेना, इसलिए डीसी में तो वेरिएबल वोल्टेज भी आज तो मिल जाता है, डीसी पर भी चेक कर सकते हो। आप मीटर को देखना कि वेरिएशन आर को चेंज करने से कैसा होता है और वी को चेंज करने से कैसा होता है। समझ गए? तो करेक्ट क्या है? आई वेरीज, वी का मतलब कि आप स्मूथ वेरिएशन चाहिए तो आप वी को चेंज कीजिए। अब ये बेसिक कंसेप्ट की चीज है जो बचपन ही में होनी चाहिए, लेकिन बुढ़ापे तक लोग नहीं जानते हैं। एक बहुत सीनियर प्रोफेसर से ये बात मैं बता रहा था, तो बोले कि तुम इसको IEEE के जर्नल भेज दो। बोलता है अच्छा कंसेप्ट है। हमने कहा कि नहीं सर, ये बिल्कुल बेसिक बात है। क्या कहा कि इंडिया के लोग ये भी नहीं जानते हैं क्या? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मैं फर्दर डिटेल बताता हूँ ओम्स लॉ के बारे में। देखो, ओम्स लॉ का एक पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहलाता है। वो क्या है, को मैं तुमको दिखाता हूँ। पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मैं डिराइव करके निकाल लेता हूँ। पॉइंट फॉर्म और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ और मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मौसम बदलता है ना, खांसी हो जाती है। देखो यहीं से निकलेगा, तुम समझो इस बात को। देखो, हमने आई इज इक्वल टू वी बाई आर लिखा था ना। आई इज इक्वल टू वी बाई आर, और तुम जानते हो कि ज्योमेट्रिकल व्यू पॉइंट में आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए कहा जाता है। रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास होता है। इसको तुम सब्सटीट्यूट करो, ये क्या आ जाएगा? आई इज इक्वल टू वी, और आर की जगह तुम लिखोगे रो इंटू एल, और बाई ए चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इंटू एल बाई ए में ऊपर चला गया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि आई बाई ए करंट इन एम्पियर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई बाई ए, ये हो गया
1/ρ मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा रेसिप्रोकल इनटू V/L। अब देखो I/A को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। इसको मैं दिखा रहा हूं J से। I/A इज करंट डेंसिटी इन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या मतलब ऐसा यूनिट में तो पर मीटर स्क्वायर होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा, उसको कंडक्टिविटी कहते हैं, और इसको ये छोटे वाले सिग्मा से इंडिकेट करता है। मल्टीप्लाइड बाय V/L को कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, या वोल्टेज ग्रेडियंट, और उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ई से। अब ई तुमको रोमन टाइप का मैं करूं तो ये ई है, समझे ना? वो वाला ई करूंगा तुम लोग ईएमएफ समझ जाओगे बैटरी का, इसलिए नहीं कर रहा हूं। तो जे क्या है? करंट डेंसिटी, वेयर जे इज करंट डेंसिटी। एसआई सिस्टम में ये एम्पियर पर मिलीमीटर पर मीटर स्क्वायर होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा क्या होगा? जगह खत्म हो गई, नेक्स्ट पेज है। सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है। और ई, ये वाला जो इस टाइप का ई मैंने लिखा था, ये कहलाता है वोल्टेज ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, एक ही बात, वोल्टेज ग्रेडियंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगा इन वोल्ट्स पर मीटर, इन वोल्ट्स पर मीटर। कंडक्टिविटी का तुम निकाल लोगे यूनिट खुद ही, इसलिए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी आती है ना ओम मीटर में, ठीक है? तो ये सीमेंस पर मीटर आ जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा ना। तो ये जो तुम देख रहे थे, ये इसी को कहते हैं पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये भी कभी कभी पूछा जाता है इंटरव्यूज में, जवाब दे देना, ठीक है? तो ये जाहिर है डीसी के लिए हमने तुम लोगों को समझाया है, ये चीज एसी पर भी एप्लीकेबल होती है बगैर किसी प्रॉब्लम के, समझ गए? इस चीज को याद रखोगे। और ख़ास तौर से डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका क्या असर पड़ा, तुमने वो देखा कि करंट का अगर स्मूथ वेरिएशन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ को याद रखोगे, ठीक है बच्चों? तो देख लिया जाए कि रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, विच इज़ गुड। तो इसके ग्रिड्स को चाहो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये था ना, इसको क्लियर कर देते हैं, प्रीवियस पेज में भी इसे क्लियर कर देते हैं,
प्रीवियस पेज में भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहीं से हम लोग शुरू किया था। राइट, ये एक्सप्लेन कर दिया था, ये एक्सप्लेन कर दिया था। तो ठीक है बच्चों, अब वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। इसको याद रखोगे, बहुत छोटी चीज़ है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, उसको याद रखोगे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए सब बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। इसलिए अब मैं तुम लोगों की अ, जिज्ञासा को सेटिस्फाई करने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। इनको आराम से देखना और रेफरेंस के तौर पे याद रखना। और कोई अगर अच्छी बेसिक किताब पढ़ सको तो ज़रूर पढ़ना, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, अब मैं इसको अ, बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग को। जाते जाते एज ऑलवेज आई विश ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक, हैव अ गुड डे। ठीक है बच्चों, स्टॉप करो रिकॉर्डिंग को, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।